आप लोगों ने जो सवालात भेजे उनके जवाब जानते हैं। आसिफ रशीद चौधरी साहब, आपसे सवाल हो रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नारान कागान सैफुल मुलूक जैसे इलाकों में दाखिले के लिए एंट्री फ़ीस लाजमी करार दी है और ये कहा जा रहा है कि इससे सहूलियात को बेहतर बनाया जाएगा। आपके ख्याल में दुरुस्त फैसला है? मैं समझता हूँ कि एक दुरुस्त फैसला है अगर इससे हासिल होने वाली इनकम वाकई में इन इलाकों के ऊपर खर्च की जाए। मुझे अभी पिछले हफ्ते इत्तफाक हुआ, मैं नॉर्दर्न एरिया में था। कागान नारान की जो रोड है इसका बुरा हाल है। इसी तरह जब जो ही आप मोटरवे से उतरते हैं तो मानसेरा में जो आपको बालाकोट तक जाना पड़ता है वो बिल्कुल तंग गलियों के अंदर से और इंतहाई शिकस्ता, मैं समझता हूँ जीप ट्रैक की लाइक सिचुएशन है जिसमें आपके 20 से 25 मिनट सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर में ज़ाया होते हैं। इसी तरह आगे भी जगह जगह रोड टूटी हुई है। फिर जब आप झील सैफुल मुलूक के लिए जाते हैं तो जीप वाले से 4 जगह पे टैक्स लिया जाता है कि यहाँ पे हम पत्थर, और मैं कितने अरसे से देख रहा हूँ कि अगर आपने इसको चलें, आप समझते हैं कि कारों को ऊपर नहीं जाना चाहिए, जीप ट्रैक को भी तो बहुत मुनासिब कंडीशन में आप कर सकते हैं। कुछ काम नहीं हो रहा इन इलाकों में, और इन इलाकों में जाने वाले टूरिस्ट लाखों रुपए खर्च करते हैं खानों पे, होटलों पे। और मेरी ये तजवीज़ है कि अगर फ़ी कस 1000 रुपये तक या इस तरह कोई नॉमिनल एक टैक्स लिया जाए, मोटरसाइकिल वाले से 500 रुपये लिए जाएँ, गाड़ी वाले से 1000 रुपये लिए जाएँ, तो एक बड़ी रकम जमा हो सकती है। लाखों लोग जाते हैं, लेकिन उस रकम को फिर इन्हीं इलाकों के ऊपर खर्च होना चाहिए। और फिर यहाँ पे जिस तरह से मशरूम ग्रोथ होटलों की हो रही है उसके लिए कोई बिल्डिंग कोड्स होने चाहिए, और एक बड़े पैमाने के ऊपर इसको एक सोच समझ के इन इलाकों को हमें प्लान करना है, ना कि हमें इन्हें एक इतने कंजेस्टेड और रश वाले इलाकों में तब्दील करना है। जिस तरह चंद अरसे पहले तक बटाकुंडी बिल्कुल एक क्वाइट वैली थी, अभी जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे होटल देख के मुझे एक लगा कि शायद मैं जो है वो राजा बाज़ार में खड़ा हुआ हूँ। तो एक पॉलिसी होनी चाहिए, एक इसकी ब्यूटिफिकेशन की पॉलिसी होना चाहिए, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये पैसा खर्च होना चाहिए, और पूरी दयानतदारी से होना चाहिए कि पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत तरीन ग्रीन लैंड जो मैं समझता हूँ ये ज़िला मानसेरा जो बालाकोट से बिलखसूस जो बाबूसर टॉप तक है, इसको हमें प्रिजर्व भी करना है इसको। और फिर सबसे बड़ी बात जो अभी हादसात हुए हैं उसमें इन सॉरी एक लाइन में कह दूँ कि जो टूरिस्ट हैं उनको सेंसिटाइज करें, जो ही वो यहाँ पहुँचे उनसे टैक्स लें, साथ उन्हें एक ब्रोशर दें कि आपने यहाँ पे ड्राइव कैसे करना है, किस तरह से आपने रहना है, एडवेंचर टूरिज्म है, यहाँ पे किन चीज़ों से आपने बचना है, ताकि उनकी जानों की हिफाजत। मैं एग्जैक्टली आपसे ये कहने लगी थी, क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हम देखते हैं, और ख़ासकर जहाँ पर वो अपने इन्वायरमेंट्स को प्रिजर्व करते हैं वहाँ पर इस तरह के टैक्सेस लिए जाते हैं ताकि बेहतर से बेहतर बनाया जा सके इन्वायरमेंट को। जी, लेकिन मुझे टैक्स लेना बुरी बात नहीं है, टैक्स लें, लेकिन आप उस टैक्स को प्रॉपर खर्च करें और फिर उन लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए उन्हें एक ब्रोशर भी दें, उन्हें सेंसिटाइज करें हर गाड़ी को रोक के कि आपने ड्राइव कैसे करना है, किन किन चीज़ों से बचना है, और इस ब्रोशर को पढ़ें और उसके मुताबिक आप सफ़र को। अच्छा, मैं एक और चीज़, क्योंकि आपने बताया कि आप अभी पिछले हफ्ते गए हुए थे सर, पिछले हफ्ते बड़ी अफसोसनाक खबरें भी आई जहाँ वो बाबूसर रोड जो है उसमें लैंड स्लाइडिंग हुई। बड़ा एक ये ज़रा मुश्किल सवाल भी है, लेकिन इस सीज़न में हमें पता है लैंड स्लाइडिंग होती है, इस सीज़न में हमें पता है कि बारिशें होती हैं और एहतियात बरतनी होती है, लेकिन क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां होती हैं, वैसे लोगों को छुट्टियां, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा सयाह इवन जो मुल्की हैं वो रुख करते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ का। इसको मैनेज करने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर इसके लिए कुछ हुकूमत को करना चाहिए? पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हुकूमत का काम है गाइडेंस देना। अब मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ। ये जितने हादसात हुए हैं आप देखें, इसमें एक भी लोकल बंदे की कैजुअलिटी नहीं हुई। जितने भी हादसात हुए हैं, तकरीबन 5-7 मेजर हादसात हुए हैं, उसके अलावा इंडिविजुअल्स के साथ तो बहुत सारे हादसात हुए हैं, 1.5 दर्जन के करीब हादसा। इसमें बेसिकली ये टूरिस्ट सेंसिटाइज नहीं होता कि अगर आप यहाँ पे ड्राइविंग में गलती करेंगे तो या आपकी गाड़ी खाई में गिरेगी या आप दरिया में गिरेंगे। इसी तरह ये एडवेंचर टूरिज्म है, आप हर जगह बर्फ़ देख के उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। और जब अनप्रेसिडेंटेड बारिशों की पेशगोई है तो फिर आप नदी नालों में आप बहुत ज़्यादा एहतियात करेंगे। तो ये अगर सेंसिटाइज किया जाए तो लोकल्स की तरह हमारे टूरिस्ट भी महफूज हो सकते हैं। बाकी जहाँ तक आपने कहा, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि टोटल 3 माह का सीज़न होता है और इसमें करोड़ों रुपए पे लोगों ने होटल बुक किए होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, और इन्हीं 3 माह में उन्होंने कमाना होता है। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि बारिशें बहुत अनप्रेसिडेंटेड हुई, पहले जुलाई में कभी इतने डिजास्टर नहीं हुए नॉर्थ में, और लोग रहते भी थे, जाते भी थे, छोटी मोटी लैंडस्लाइड होती है जिसको हटा दिया जाता है। अगर अनप्रेसिडेंटेड बारिशें थी तो हुकूमतों की जिम्मेदारी थी कि उसी लेवल पे लोगों को सेंसिटाइज किया जाता, तो हम इन हादसात से बच सकते थे। आइंदा के लिए भी हमें हुकूमतों को सेंसिटाइज करना है और लोगों को इम्प्लीमेंट करना है। बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद।
तफसीलन आपने आगाह किया। सलीम साफ़ी साहब की तरफ बढ़ते हैं। साफ़ी साहब, सवाल ये हो रहा है कि ट्रंप ने गुरपतवंत सिंह को ख़त लिखा है और खालिस्तान रेफरेंडम से कबल हिमायत का इजहार किया है। ये क्या पाकिस्तान के लिए भी सिफारती कामयाबी है? इस इक़दाम को आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, ट्रंप ने तो मेरी मालूमात के मुताबिक पन्नू साहब को कोई ख़त नहीं लिखा, बल्कि असल में हुआ ये है कि पन्नू साहब ने ख़त लिखा है डोनाल्ड ट्रंप को, और ख़त रिसीव होने के बाद जब इस तरह ईवान सदर होता है या वज़ीर आज़म हाउस होता है या सदर हाउस होता है तो प्रेसिडेंसी होता है, तो उससे जो जवाब में ख़त के रिसीव होने का एक रुका भेजा जाता है कि जी आपका ख़त मौसूल हो गया या आपकी दरख्वास्त मौसूल हो गई, और सदर साहब या वज़ीर आज़म साहब उसको देख रहे हैं। तो इसी तरह से वाइट हाउस से जवाब में उनको ये मिला है कि सिर्फ मुख्तसर सा कि आपका जो डोनाल्ड ट्रंप के नाम ख़त था वो मौसूल हुआ है और वो उसको देख के उस पर गौर कर रहे हैं। ठीक है। और सर, क्या ये इंडिया के तनाजुर में अगर देखें तो उनके लिए सिफारती नाकामी है, या जैसे आपने कहा आपको नहीं लगता कि ये कोई गैर मामूली बात है, वैसा ही है? नहीं, जो पन्नू साहब हैं और उनके बाकी साथी हैं वो तो एक अरसा हुआ कि अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, और खालिस्तान के लिए जो रेफरेंडम है वो कुछ ममालिक में हो चुका है, बाकियों में वो कर रहे हैं। उनकी वो खुद कनाडा में और अमेरिका में, तो मतलब इसको भारत की सिफारती नाकामी से आपका नहीं ख्याल जोड़ना चाहिए? लेकिन हाँ, आप देखना ये कि अगर उस पर डोनाल्ड ट्रंप रिस्पॉन्ड करते हैं या डोनाल्ड ट्रंप उस पर कोई अपनी पॉलिसी में तब्दीली लाते हैं, या अगर उनके मूवमेंट की किसी लेवल पे हिमायत करते हैं, तो ये फिर उनकी कामयाबी और भारतीय रियासत की नाकामी होगी। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है सर, थैंक यू। फ़खर, आपसे सवाल ये हुआ है कि अरबईन के सिलसिले में ज़ायरीन को बलूचिस्तान के रास्ते ईरान और इराक जाने से रोकने का फैसला किया गया, यानी ज़मीनी रास्ते से ईरान इराक ज़ायरीन नहीं जा सकेंगे। हुकूमत कह रही है कि ये सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर किया गया है, लेकिन दूसरी जानिब इसके ऊपर तनकीद का सामना भी है हुकूमत को, और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने यह भी कहा है कि वो एहतजाज करेंगे, वो इस फैसले को नहीं सही मानते। क्या आपके ख्याल में दुरुस्त फैसला है हुकूमत का? बिल्कुल, देखें, अगर इससे सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक दुरुस्त फैसला है। उसकी जो रीज़न है वो ये है कि अभी रिसेंटली देखें बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह से दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ना शुरू हुए हैं, ख़ास तौर के ऊपर उन रूट्स के ऊपर। देखें, ये जनूबी पंजाब और पंजाब से ही ज़्यादातर जो ज़ायरीन है वो बज़रिया बस ये जाते हैं बलूचिस्तान कोयटा, और उससे ईरान में दाखिल होकर ये अरबईन के लिए या उसके हवाले से। तो इन्हीं रूट्स के ऊपर ही सबसे ज़्यादा अगर आप देखें जो शनाख्ती कार्ड चेक करके जिस तरह से पंजाबियों को चुन चुन के मारा जाता है, एक तो ये सिक्योरिटी रीज़न की वजह से भी है। अगर इसको स्ट्रेटेजिक और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर से ये जितनी भी एंट्री होती है तो उसमें बड़े लॉजिस्टिकल भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। फिर उसके साथ साथ इतनी बड़ी तादाद में लोगों का डाटा और उनको ट्रेस करना, ये वो तमाम तर जो मामलात हैं जो फिर ईरान और इराक दोनों उन्होंने पाकिस्तान से शिकायत भी की हैं। अगर आपको याद हो, चंद हफ्ते पहले जो हमारे वज़ीर हैं मजहबी अमूर के, उन्होंने ये बताया था कि 40 से 50 हज़ार के करीब जो ज़ायरीन थे वो वहाँ पे इराक में ही जो है वो मिस हो गए और वो वापस नहीं आए। तो ये इन ममालिक की तरफ से भी पाकिस्तान को शिकायत होती हैं। फिर बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का जो उसमें रिकॉर्ड के हवाले से हो, फिर उसके साथ साथ हेल्थ कंडीशंस और हेल्थ रीजंस भी हैं। वहाँ पे आपको तफ्तान बॉर्डर के ऊपर काफ़ी अरसा ये सिक्योरिटी क्लियरेंस और उसके हवाले से स्टे करना पड़ता है, वो सहूलियात नहीं है। तो ये इसमें देखा जाए तो काउंटलेस किस्म की आपको रीजंस हैं जिसकी वजह से ये हुकूमत को ये फैसला उठाना पड़ा है। लेकिन इसकी जो पॉलिटिकल और जो सोशल जो इसकी मेरा ख्याल है कॉन्सिक्वेंसेस हुकूमत के हवाले से वो आना शुरू हो गई हैं, जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है या इस तरह की दीगर भी अब ये उठाना शुरू हो गई हैं। तो सवाल ये है कि क्या हुकूमत इसको मैनेज कैसे करेगी, क्योंकि आप अगर देखें बाय एयर का जो रूट है वो महंगा पड़ेगा, और इसमें ऐसे लोग भी होते हैं जो एक सस्ता जो रास्ते से और सस्ते इसके ज़रिए ये जाते थे अरबईन या ज़ियारात
आयात के हवाले से, तो हुकूमत या तो सब्सिडाइज़ करे इनको या फिर कोई और सहूलियात एयर पैकेजेस वगैरह दे के इस तरह वो करे, तो शायद ये इसको काउंटर किया जा सकता है। अदरवाइज़ ये एक सेंसिटिव और हसास जो है वो रिलीजियस मामला बन सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़खर दुरानी साहब। आगे बढ़ते हैं जी। शहजाद इकबाल साहब, आज अब से कुछ देर पहले ही बल्कि ऐलान सामने आया है अमेरिका की तरफ से कि वो 25% टैरिफ आयद करेंगे भारत के ऊपर। शहजाद बताइएगा इससे क्या असरात हो सकते हैं भारत के ऊपर तो ऑब्वियसली, लेकिन खित्ते के लिए और हमारे तनाजुर से भी बताइएगा क्या फ़र्क पड़ सकता है। देखिए, बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए भी और भारत के लिए भी। जब से ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक महदूद जंग थी वो खत्म हुई, आप देखें कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है और इंडिया कहाँ पे खड़ा हुआ है। पाकिस्तान, आपको पता है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई, मार्को रूबियो से मुलाकात हुई, हमारे फॉरेन मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब की फिर अगले दिन फोन पे बात हुई। हम उनसे ट्रेड डील पे बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स पे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में वो किस किस सेक्टर में आके इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और इतलात ये है, अभी तक कंफर्म तो नहीं, इतलात ये है कि बहुत जल्द ट्रेड डील हो जाएगी और मुमकिन तौर पे पाकिस्तान को 10% टैरिफ मिल सकता है बहुत सारी लाइंस पर। और पाकिस्तान फिर ऑब्वियसली ट्रेड भी करेगा यूएस के साथ। हम इंपोर्ट कर सकते हैं, सोयाबीन हो गया, कॉटन हो गया, मुख्तलिफ कमोडिटीज हम उनसे जो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डील विद अमेरिका। ये शायद कोई बहुत ही स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात ना हो, लेकिन इकोनॉमिक टाइज जरूर हमारे उनसे बेहतर हो रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया के साथ क्या हो रहा है, एक तो मुसलसल इस जंग के बाद एम्बेरस कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। कल आपने सुना होगा वहां पे असेंबली में, पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने जो तकरीर की उसमें वो करें 29 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ये क्रेडिट ले चुके हैं कि जंग उन्होंने बंद करवाई है। और अगर ये झूठ है तो क्यों नरेंद्र मोदी आके ये नहीं कहते कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, आप हिम्मत करें, आप आके डिनाई करें इसको। फिर कई मरतबा जब भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया है कि मैंने ये जंग बंदी कराई है, उसमें उसने ट्रेड की बात की है कि मैं दोनों ममालिक से ट्रेड करना चाहता हूं। और इस वक्त वो कह रहे हैं कि इंडिया बड़ा अच्छा दोस्त रहा है लेकिन हमारा ट्रेड बड़ा महदूद है, क्योंकि इंडिया की जो पॉलिसीज हैं वो बहुत एंटी ट्रेड है और इतने हाई टैरिफ्स रखे हुए कोई दूसरा मुल्क या खासतौर पर अपनी बात करें कि हम वहां पे माल अपना जाके बेच नहीं सकते, वी कांट एक्सपोर्ट टू इंडिया। और इसीलिए अब उनको फेस करना पड़ेगा 25% टैरिफ। तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छा है। पाकिस्तान अगर 10% या इवन अगर इससे ज्यादा भी होता है तो हमारे लिए तो टैरिफ बड़ा सूटेबल है। हम इस रीजन में खास तौर पर टेक्सटाइल में बड़े कंपेटिटिव होंगे बांग्लादेश के अगेंस्ट और इंडिया के अगेंस्ट। इनफैक्ट हमें एक एडवांटेज होगा और ये एक बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी कि हम अपने दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी उनको जाके सेल कर सके। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास कि वो अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, क्योंकि हमें एक रीजनल कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल होगा। और इंडिया के साथ तो बुराई से बुराई है, मतलब वहां पे लोग अभी भी सवाल कर रहे हैं कि तैयारे गिरे आपके, कभी डिफेंस अटैची इसको एक्सेप्ट करते हैं, कभी आपकी ऑपोजिशन, कभी आपकी हुकूमत के लोग करते हैं। नरेंद्र मोदी खामोश हैं। नरेंद्र मोदी इस चीज पे खामोश है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने जंग बंदी करवा दी। वो इस चीज पे खामोश है कि वो आपको दबाव डाल रहा है आपके ऊपर, ट्रेड के ऊपर, और आप क्योंकि पीछे नहीं हट रहे तो अब वो आपके ऊपर 25% टैरिफ आयद करेगा। अच्छा शहजाद, ये तो आपने राइटली सो कहा, ठीक है शहजाद, ये तो आपने राइटली सो कहा, लेकिन कंपेटिटिवनेस की बात की, ये थोड़ा सा बताइएगा। हम 25% टैरिफ की इंडिया के ऊपर बात करते हैं, बांग्लादेश के ऊपर भी उनका वॉल्यूम भी बहुत बड़ा है, उनकी कैपेसिटी भी बहुत बड़ी है। पाकिस्तान का ट्रेड वॉल्यूम भी उस तरह से एक्सपोर्ट के लिए बड़ा नहीं है, कैपेसिटी भी छोटी है। क्या आपको लगता है वो जो 10% है उसमें भी हम सस्टेन कर पाएंगे इतना कि यहाँ से जो अमेरिका को कमी हो रही है वो हम पूरा कर पाएं? देखिए, हमारे यहाँ ये बड़े एक अरसे से डिबेट जारी है कि हमें एक्सपेंशन की तरफ जाना है। क्या हमारे पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस मौजूद है या नहीं है? क्योंकि अगर आपकी इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि इंडिया छोड़ें, बांग्लादेश भी आपसे बहुत ज्यादा बड़े ऑर्डर्स ले सकता है। लेकिन अगर आपको पता है कि एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक अच्छी डील मिली हुई है तो आई एम श्योर जो यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री है, खासतौर पे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, वो फर्दर एक्सपेंशन का सोच सकती है। और उन्होंने कोविड के बाद एक्सपेंशन की भी थी, जब टर्फ फैसिलिटी वगैरह इनको मिली थी, तो वो ऑब्वियसली अपने जो वॉल्यूम है उसको बढ़ा सकते हैं। अभी चेंबर्स ने पीछे एहतजाज भी किया है, ये जो हुकूमती बजट आया है इसके बाद चेंबर्स काफी एहतजाज भी कर रहे हैं। किस चीज पे? बजट के ऊपर कुछ इश्यूज हैं उनको। एक तो जो एफबीआर के अरेस्ट पावर से, सेल्स टैक्स के हवाले से, 2 लाख रुपए के ऊपर ट्रांजैक्शन के हवाले से, बट वो तो मेरे ख्याल से ऐसे इश्यूज है जो कि शायद अब उनको यकीन दहानी करवा दी गई कि सॉर्ट आउट हो जाएंगे। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से जो ये इस जंग के बाद पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ही फेवरेबल एनवायरनमेंट है। एज आई सेड, वहाँ की जो डीप स्टेट है या जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसकी पॉलिसी क्या लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के लिए चेंज होगी,
और इंडिया के लिए क्या चेंज होगी, ये कहना कबल वक्त है। लेकिन जब तक ट्रंप है वो पॉलिसी को ड्राइव कर रहे हैं और पाकिस्तान को एडवांटेज होना चाहिए, तो पाकिस्तान को समेट लेना चाहिए। मोदी के लिए तो सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है इस ट्वीट के बाद, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। ओके।